नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ अपनी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में पढ़ रहे हैं हम अपना चैप्टर 6, हमारी वेदांत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम अनिल और दिव्या, जो कि दोनों भाई बहन हैं, और जब अनिल दिव्या को डॉक्टर दीदी के पास लेकर जाता है, उसका ब्लड टेस्ट कराता है, क्योंकि उसको कई दिनों से भूख नहीं लग रही है, थकान महसूस हो रही है। तो डॉक्टर दीदी क्या सलाह देती हैं? डॉक्टर दीदी उसको सलाह देती हैं कि वो अपने ब्लड की जांच कराए, अपने रक्त की जांच करवाए। तो उसमें पता चलता है कि जो दिव्या है उसको एनीमिया है। ठीक है, दिव्या को एनीमिया है। तो यहाँ पर जब दिव्या अनिल को ये पता चलता है तो अनिल के अंदर एक जिज्ञासा बढ़ जाती है कि एनीमिया आखिर होता क्या है। ठीक है, तो दीदी ने कहा कि जब शरीर में खून की कमी हो जाती है, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उस सिचुएशन को एनीमिया कहते हैं। तो देखिए, खून को की कमी, इस बात को समझने के लिए पूरे ब्लड के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर खून की कमी होना क्या होता है। तो ब्लड के बारे में जानना, तो ब्लड के बारे में हमने यहाँ पर पूरी तरह से जाना कि जो ब्लड है, जो रक्त है, वो दो तरह की चीजों से बना होता है। पहला प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो दो तरह की चीजों से यहाँ पर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त कणिकाएं जिसको कहते हैं। तो प्लाज्मा पीले रंग का एक द्रव होता है और रक्त कणिकाएं तीन तरह की होती हैं, जिसमें WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें होती हैं। तो इसको हमने बिल्कुल अलग अलग भी यहाँ पर पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि अब ये क्या होती है, ये रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या होती है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं किन्हें कहते हैं, कैसी होती हैं ये लाल रक्त कणिकाएं। तो जब दीदी ने यहाँ पर, जब अनिल की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी, तो दीदी ने उसको एक स्लाइड में एक ड्रॉप ब्लड की रखकर जब स्लाइड को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप ये देखो, ये है लाल रक्त कणिकाएं। तो जब अनिल ने ये दृश्य देखा, वो एकदम से आश्चर्य से, बहुत ज्यादा आश्चर्य से उछल पड़ा, खुशी से उछल पड़ा कि अरे, ये तो इस तरह की लग रही है कि एक जैसे कोई बालूशाही रख दी गई हो। और यहाँ पर वो इस बात से भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था कि केवल और केवल एक ड्रॉप ब्लड की थी और उसमें इतनी सारी लाल रक्त कणिकाएं। तो ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा चकित हो गया और दीदी ने इसके बाद बताया कि एक बूंद में इन रक्त कणिकाओं की संख्या लाखों में होती है, और अगर हम 1 मिलीलीटर रक्त ले लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिल जाते हैं। क्योंकि इनकी मात्रा ब्लड में इतनी ज्यादा होती है, ये इतनी अच्छी तरह से उसमें डिसॉल्व रहते हैं, तो इसी कारण हमें रक्त का रंग लाल नजर आता है। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कि हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो हमारे रक्त का रंग लाल होता है जो उसमें पाए जाने वाली कणिकाएं होती हैं, कौन सी, रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाओं के कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, और क्यों होता है, क्योंकि इनकी संख्या कितनी होती है ब्लड में, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इनका काम क्या था वो हमने आपको सारा यहाँ पर क्लियर कर दिया था। तो उसके बाद फिर दीदी ने इनकी आयु बताई कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी आयु लगभग 120 दिन की होती है, यानी कि लगभग 4 महीने की होती है। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उनकी आयु लगभग 20 दिन होती है। तो जब ये पता चला अनिल को कि ये जो रेड बीसीज, ये आरबीसीज है, ये इनकी आयु तो केवल 120 दिन की होती है, यानी कि 120 दिन के बाद क्या ये खत्म हो जाती है। तो दीदी ने कहा ऐसा नहीं है, ये क्या होता है, ये रोज बनती है,
रोज खत्म होती है, यानी कि आज जो बन गई वो 120 दिन बाद खत्म होगी, कल जो बनी वो अगले 120 दिन बाद, परसों जो बनी वो अगले 120 दिन बाद। तो आज भी कोई खत्म हो रही है, कल भी कोई खत्म हो रही है, आज भी कोई बन रही है और कल भी कोई बन रही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल था उसके मन में कि अगर ये सारी नष्ट हो जाए, कि अगर ये कुछ महीनों में सारी खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा। तो डॉक्टर दीदी मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि ये जो कण हैं ये बनते हैं और नष्ट होते रहते हैं, और ये कहाँ पर बनते हैं, ये जो हड्डियों के बीच का मज्जा भाग होता है जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, हड्डियों के बीच का जो भाग होता है, ठीक है, जो बोन होती है, यानी कि हड्डी के अंदर, वो आपको हड्डी के बाहर नहीं दिखेगा, जो बोन है, बोन इस तरह की है, तो इसके अंदर अगर आप इसको बोन मान लो, इसको अगर हड्डी मान लो, तो इसके अंदर का जो भाग होता है उसे बोन मैरो कहते हैं, उसको अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और कैसे होता है ये भी सारी बातें हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस की थी कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कच्चा माल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, चाहे हम कपड़ा बना रहे हो, चाहे हम खाने की चीज बना रहे हो, चाहे हम कुछ भी बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि आपको अगर फूड प्रिपेयर करना है, खाना बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जियां लानी पड़ेंगी, आपको फूड आइटम्स जैसे कि आटा, चावल, दाल, ये सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, मसाले लाने पड़ेंगे, फिर आप पूरा एक प्रोसेस तैयार करेंगे, और जो किचन होता है वहां पर खाना बनाया जाता है, और ये सारे रॉ मटेरियल्स को आप इकट्ठा करते हैं, कच्चा माल आप लेकर आते हैं, फिर आपका फूड प्रिपेयर होता है। तो इसी तरह से जो अस्थि मज्जा होता है उसमें ब्लड प्रिपेयर होता है, खून बनता है। और ये कैसे बनता है, जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप फूड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, जूसेस पीते हैं, उनसे क्या होता है, वो जब उसका डाइजेशन होता है, जब वो पाचन होता है उसका हमारे शरीर में, तो उससे निकलने वाले जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, जो प्योरीफाई होके ब्लड में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, खून में जाते हैं, और उसी से क्या होता है, वो और आगे ब्लड बनाने को, जैसे अगर आप जब खून की कमी होती है या किसी के अंदर खून कम होता है तो उसको कहा जाता है कि आप चुकंदर खाइए, आप आंवला खाइए, आप इस तरह की चीजें खाइए, अनार खाइए, जिससे कि खून बने, है ना, शरीर में। तो पौष्टिक चीजें खानी है, हेल्दी चीजें खानी है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर पौष्टिक आहार और बैलेंस डाइट को भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि बैलेंस डाइट क्या होती है, पौष्टिक आहार क्या होता है। अब देखिए, पौष्टिक आहार है, दूध एक पौष्टिक आहार है। पौष्टिक आहार बहुत सारे होते हैं, फ्रूट्स भी पौष्टिक आहार है, दूध भी पौष्टिक आहार है, हरी सब्जियां पौष्टिक आहार है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, एग्स और जो गोश्त होता है यानी कि जो मीट होता है वो भी पौष्टिक आहार है, अगर आप फिश खाते हैं तो वो भी पौष्टिक आहार है। तो पौष्टिक आहार बहुत सारे होते हैं, दालें होती हैं, अनाज होते हैं, और या फिर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो पौष्टिक आहार तो बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो आपने खूब सारे ड्राई फ्रूट्स एक ही दिन में खा लिए कि आज तो मैंने खूब सारा पौष्टिक आहार लिया है, या आप केवल हरी सब्जियां खा रहे हैं, या केवल आप फ्रूट्स ही फ्रूट्स खा रहे हैं, या केवल आप दूध ही दूध पी रहे हैं। तो ये पौष्टिक आहार नहीं। पौष्टिक आहार तब होता है जब आप उसको संतुलित मात्रा में लेते हैं, यानी कि आपने अपना जो एक भोजन की जो थाली है उसमें आपने प्रोटीन भी लिया है, फैट्स भी लिया है, कार्ब्स भी लिए हैं, विटामिन भी लिए हैं, और मिनरल्स भी लिए हैं, और बहुत सारी चीजें जो कि एक बैलेंस डाइट बनाता है। ऐसे पार्ट को जो आपने खाया है वो आपके लिए पौष्टिक है, और उसी को संतुलित आहार भी कहा जाता है। यानी कि सब चीज की मात्रा थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी हर चीज को आपने लिया है, तो वो एक बैलेंस डाइट हो गई, एक संतुलित आहार हो गया जो आपकी बॉडी की हर जरूरतों को पूरी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से संतुलित आहार लेने से ही हम एनीमिया से बच सकते हैं। ये सबसे बड़ा
यहाँ पर दीदी ने पॉइंट बताया था। उसके बाद दीदी ने कहा कि जब अनिल को ये बात क्लियर हो चुकी थी तो उसने ये कहा कि दीदी ने कहा काफी हद तक तो ये कहना बहुत ही सही है कि एनीमिया केवल संतुलित आहार ना लेने से या पौष्टिक आहार ना लेने से होता है, लेकिन इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो कारण यहाँ पर क्या थे? और जैसे पेट में कीड़े होना, पौष्टिक आहार की कमी, ये तो हमारे इंडिया में सबसे मेन रीजन है किसी भी एनीमिया का। किसी भी व्यक्ति में जब एनीमिया होता है तो सबसे पहले उसको कहा जाता है कि आप बैलेंस डाइट लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, ज्यादा से ज्यादा विटामिन लीजिए, आप दूध पीजिए, आप जूस पीजिए या और भी जो पौष्टिक चीजें होती हैं उनको खाइए। तो ये पौष्टिक आहार की कमी तो सबसे बड़ा कारण है एनीमिया का। लेकिन इसके अलावा भी एक और बड़ा कारण हो सकता है पेट में कीड़े, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े होते हैं। और ये दूसरा है प्रदूषित जल। प्रदूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा ये कीड़े क्या करते हैं? हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे शरीर में चले जाते हैं। और इससे बचने के लिए हमें पूरी साफ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। बच्चे ज्यादा बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि उनको स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद होता है, उनको पैकेट में बंद वो चिप्स ज्यादा पसंद होता है, बल्कि मम्मी का जो घर में बनाया हुआ फ्रेश खाना है वो उनको पसंद नहीं होता, उनको दूध पीना पसंद नहीं होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि भोजन करने से पूर्व हमें हाथ धोना है, अच्छी तरह से हाथ धोना है, ठीक है। और उसके बाद उससे भी एक मेन पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि हम साफ पानी नहीं पीते, तो साफ पानी पीना है। और दूसरा, हम जमीन पर खाली पैर चलते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को हमेशा डांटना पड़ता है, चप्पल पहन के चलो, खाली पैर मत दौड़ो, पैर नीचे गंदगी है। तो आप सोचते हो कि आपके मम्मा पापा आपको ऐसे ही क्यों डांटते हैं? हर बात पे डांटते हैं कि चप्पल पहन के जाओ, हाथ धो लो खाने से पहले, ये मत करो, वो मत करो। हर चीज के पीछे रीजन होता है, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, उनको अपने जीवन में अनुभव उन्होंने ले लिया है कि हाँ, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है। सारे एक्सपीरियंस उन्होंने अपने जीवन में ले लिए हैं, छोटे छोटे, और वही वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बिना किसी चीज को, किसी परेशानी को उठाए उन चीजों को समझ सके, उन चीजों को अपने जीवन में ला सके। तो क्या होता है कि जब आप खाली पैर जमीन पर चलते हैं, या जो कई बार क्या होता है, जो गांव में, वैसे तो अभी हर जगह इस चीज की फैसिलिटी हो गई है, जो लोग होते हैं वो शौच के लिए वो खुले स्थानों पर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो गंदगी होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। और इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमें शौचालय के लिए शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा, हमें घर में या घर के आसपास नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। जो भी आपको कई जो ऐसे कीटाणु होते हैं, कई ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो आपको अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। आप बोलोगे कि कहाँ चिपके हैं कीड़े मेरे पैर में, दिखाओ जरा। तो इन कीड़ों के जो अंडे होते हैं, इन माइक्रोब्स के, इन बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स के जो अंडे होते हैं, उनके जो लार्वे होते हैं, जब आप जमीन पर चल रहे होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देते। वो एक मिट्टी की कण की तरह होगा, वो आपके पैर से चिपक जाएगा और वहीं से वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और वहां से वो धीरे धीरे आपकी आंतों में, आपके पेट में, आपके ब्लड में पहुंच जाएगा और बीमारी फैलाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि शौच के लिए हमेशा शौचालय का प्रयोग करें और घर में नंगे पैर इधर उधर ना घूमें। अगर आप घर में भी हैं तो स्लीपर्स पहन के रखिए, सर्दियां है तो सॉक्स पहन के रखिए, घर में नंगे पैर बिल्कुल मत घूमिए। दूसरी, अब यहाँ पर दीदी बात बताती है कि अब ये सारी बातें जब सुन लेता है अनिल, तो वो कहता है कि दीदी, यह तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। अनिल बोला,
और पल भर के लिए वो सोच में डूबा रहा, यानी कि उसको भी अब ये सारी चीजें याद आ रही है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर ये सारी गलतियां करते हैं। खास तौर पे इस तरह की गलती आप चित्र में देख सकते हैं कि अगर बाहर आपको कोई चीजें बेचने वाला मिल जाता है, खास तौर पे जो बच्चों की पसंद की होती है, जो सड़क के किनारे जो भी बच्चों की पसंद की चीजें होती हैं, चाहे वो भेलपूरी हो, चाहे वो गुड़ पट्टी हो, या कुछ ऐसी चीजें जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह से उसके ऊपर मक्खियां, आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि उसके ऊपर मक्खियां भिन भिन आ रही होती हैं। तो मक्खियां क्या करती हैं, मक्खियों के जो पैर होते हैं उन पर क्या होता है, स्पॉन्ज तरीके का एक लगा होता है, और आपने देखा होगा मक्खी एक सेकंड से ज्यादा एक जगह पे नहीं टिकती, वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर उड़ती रहती है। तो अभी थोड़ी देर पहले वो गंदे नाले के ऊपर बैठी है, अभी थोड़ी देर पे आके वो जाके वहां पर जो आपका चाहे फ्रूट चाट वाला है, चाहे वो आपका भेलपूरी वाला है, चाहे वो आपका जो भी आप खाते हैं चीजें, चूरन, अनार दाना या जो भी है, वो उसके पास जाकर बैठ जाती है, उसके उन चीजों के ऊपर बैठ जाती है। तो उसके जो पैर हैं उस पर जो चिपके हुए जो माइक्रोब्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो क्या होते हैं, उसमें चले जाते हैं, और आप उस खुले हुए खाने को खाते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब अनिल पल भर के लिए ये सब चीजें सोच रहा है, ये सब चीजें इमेजिन कर रहा है कि हाँ, ये तो बहुत ही बड़ी गलतियां हम अक्सर अपने घरों में करते हैं, और हम बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचते कि ये छोटी 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 गलतियां जो हम कर रहे हैं, ये कितना बड़ा नुकसान हमें आगे जाकर करने वाली है। अब ये तो थी बात लाल रक्त कणों की, रेड ब्लड सेल्स, जिसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। ये सारी बातें और ये कैसे बनता है, ये सारी प्रोसेस हमने यहाँ पर जान ली है। तो अब आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर अब वो अनिल फिर से पूछता है, दीदी आपने बताया था कि रक्त में सफेद रक्त कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स भी होती हैं, शरीर में उनका क्या काम है? देखिए, अब उसको रेड ब्लड सेल्स का सारा काम, सारा फंक्शन और सारी जिम्मेदारी, और कैसे उनको बचाया जा सकता है, कैसे उनको बनाया जा सकता है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी काफी कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है ये। तो यहाँ पर आगे क्या होता है कि जब दीदी से वो इस तरह से पूछता है कि दीदी आपने रेड ब्लड सेल्स के अलावा एक और चीज बताई थी कि हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी होती हैं, तो इनका क्या काम होता है? देखिए, इसको भी हम डिफाइन कर चुके हैं अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पर। तो दीदी कहती है कि सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। देखिए, जो हर जगह पर क्या होता है, एक प्रोटेक्शन के लिए भी एक चीज होती है। तो हमारे शरीर में जो प्रोटेक्शन की चीजें हैं, जो हमें बचाती हैं, हमारे शरीर के जो वीर सिपाही हैं, वो कौन है? सफेद रक्त कण। किसी भी प्रकार की बीमारी से, यानी कि अगर कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर भी चुका है, कोई बीमारी का वायरस हमारे शरीर में अटैक कर भी चुका है, तो सबसे पहले उससे भिड़ेगी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये उससे लड़ेंगी, इतना लड़ेंगी कि जब तक वो अपने प्राण ना छोड़ दें। यानी कि वो रोगाणुओं पर, जब भी आपने देखा होगा कि हम किसी भी वायरल फीवर में आते हैं, या किसी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, या किसी भी रोग से हम इन्फेक्टेड होते हैं, तो सबसे पहले हमें फीवर आता है, बुखार आता है। क्यों आता है बुखार? बुखार क्या है? बुखार है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है, ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है? जब रोगाणु ने हमारे शरीर में प्रवेश किया, और जो हमारी WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उन्होंने देखा कि अरे ये घुसपैठिया अंदर कैसे आया, चलो सबसे पहले इससे निपटा जाए।
तो वो जाकर उससे लड़ने लगता है, यानी कि हमारी बॉडी जो है उसका विरोध करती है कि क्यों तुम शरीर में हमारे प्रवेश कर गए। तो कई बार क्या होता है, आपका जो फीवर होता है वो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है, यानी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अगर आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और दवाई ले लेते हैं, या कभी खुद नॉर्मली भी आपका फीवर ठीक हो जाता है 1 या 2 दिन में। ठीक है, क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि जब आपकी वाइट जो ब्लड सेल्स हैं वो रोगाणुओं से लड़ती हैं, तो उस समय पे वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है उस रोगाणु को आपके शरीर से भगाने के लिए। तो इस लड़ाई में, इस ताकत को लगाने में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें फीवर हुआ है, हमें वायरल फीवर हुआ है। ठीक है, क्योंकि किसी वायरस ने हमारे शरीर में प्रवेश किया और उसको भगाने के लिए जब हमारी WBCs उनसे लड़ी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया और हमें वायरल फीवर हो गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ जो फीवर होते हैं, नॉर्मल फीवर जो होता है वो 1 या 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फीवर होता है वो आप एंटीबायोटिक लेते हैं या कोई और दवाइयां लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है, और कुछ ऐसा होता है कि वो आगे तक लंबा चलता है। तो जब तक आपकी WBC लड़ रही है, अगर उन्होंने उसको हरा दिया तो आपका फीवर नॉर्मली ठीक हो जाता है। अगर अब आपका फीवर 2-3 दिन हो गए ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप दवाई लेंगे, यानी कि एंटीबायोटिक्स लेंगे, यानी कि आप अपने अंदर एंटीबॉडीज बनाएंगे और ज्यादा उसको मजबूत बनाएंगे, लड़ने के लिए ताकत देंगे अपने सैनिकों को। तो फिर 2 से 3 दिन में आपका, जब आप दवाई लेंगे, रेगुलर कोर्स करेंगे 3 दिन का दवाई का, तो आपका फीवर ठीक हो जाएगा। अगर कई बार क्या होता है कि जो वायरस होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है हमारी इन एंटीबॉडीज से, हमारे इन WBC के जो सिपाही, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनसे। तो इससे क्या होता है, हमारा फीवर ज्यादा दिन तक चलता है, हम लंबा बीमार हो जाते हैं और हम कमजोर भी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के फीवर हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु धावा बोलने की कोशिश करता है तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं उनसे, और जहां तक संभव होता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। यानी कि अगर रोगाणुओं ने अंदर भीतर घर कर लिया, उन्होंने वहां पर अपने आप को मल्टीप्लाई किया, वहां पर उन्होंने अपने आप को और ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ाया, तो एक कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है। तो यहाँ पर WBC उनको अपना घर बनाने ही नहीं देती, पहले ही उनसे लड़ने लगती है। बस संक्षेप में ये मान लो कि बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करता है, यानी कि ये जो WBC है एक तरह से ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ठीक है, और बिंबाणु, अब आते हैं बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। रेड बीसीज का काम पता चल गया, WBC का काम पता चल गया, अब आता है प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु क्या करते हैं। बिंबाणु का सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉट करना। अब आप कहेंगे कि ये तो गलत बात है कि अगर शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो हम सांस, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा, हम तो मर जाएंगे। लेकिन ये रक्त का जमना, ये रक्त का थक्का बनाना तब काम आता है, ये प्लेटलेट्स तब काम आती है जब आपके शरीर में कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है और अचानक तेजी से खून निकलने लगता है। तो आप क्या करते हैं, अगर देखिए छोटी सी जब खून चोट लगती है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हो आप लोग, दिन भर कूदते फांदते रहते हो और कभी स्कूल में गिर पड़ते हो, कभी घर में गिर पड़ते हो, कभी कहीं से चोट लग जाती, कभी कहीं से चोट लग जाती। तो क्या हर बार आप हॉस्पिटल जाते हो? क्या हर बार आपकी मम्मा आपकी पट्टी करती है? नहीं, कुछ आपकी छोटी मोटी चोट होती है जो खुद से ठीक हो जाती है। आपने खुद देखा होगा, ये आप अभी भी चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको छोटी सी खरोच लगी है, अगर छोटी सी चोट अगर आपको कहीं लगी है, क्योंकि अक्सर बच्चों के लगी रहती है, कभी पैर में कभी हाथ में, क्योंकि उन्होंने स्कूल में भी खेलना है, उन्होंने घर में भी खेलना है, उन्होंने हर जगह उपद्रव करना है। ठीक है, तो छोटी मोटी चोट जो लगी होती है, आपने देखा होगा उसके ऊपर जब चोट ताजा होती है तो थोड़ी देर तक उसमें एक येलो कलर की लेयर होती है।
ब्लड निकलना बंद हो जाता है, लेकिन एक पीले रंग की परत चढ़ जाती है। और जब वही चोट एक दिन पुरानी हो जाती है तो आप देखेंगे उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ऊपर से। एक ब्राउन कलर का, डार्क रेड कलर का एक क्लॉटिंग हो जाता है ऊपर से। और अगर आप उसको इस तरह से खुरच देते हैं, अगर आप उसको इस तरह से हटा देंगे तो क्या होता है, फिर से ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन काम करता है आपका प्लेटलेट्स, यानी कि ब्लड क्लॉट करना। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो किसी इंसान को हम बचा नहीं सकते, क्योंकि उसका जो रक्त है वो निकलना बंद नहीं होगा। अगर चोट लग जाती है, अगर ब्रेन में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, या कहीं और खतरनाक जोर से चोट लग गई, तो वो हम बहुत जल्दी उसको रोक नहीं सकते। बहुत जल्दी तेजी से जो इंसान का ब्लड है वो निकलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसके शरीर का सारा ब्लड खत्म हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो व्हाइट जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रुधिर का थक्का जमाने का काम करती हैं, और छोटी मोटी चोट तो आपकी ऐसे ही भर जाती है। कहीं पर भी आपकी चोट लगती है, आप उसी टाइम तो इलाज करते हैं, थोड़ा सा हल्दी लगा दिया, या थोड़ा सा एंटीबायोटिक लगा दिया, या थोड़ा सा कोई भी ऐसी दवाई लगा दी जिससे कि ब्लड रुक जाए, और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि चोट अपने आप ठीक हो गई, ब्लड का निकलना अपने आप बंद हो गया। लेकिन जो बड़ी चोटें होती हैं उनको फिर अलग तरह से ठीक किया जाता है, लेकिन उसका रीजन यही है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और ये वायु के संपर्क में आ जाता है, हवा के संपर्क में आ जाता है, और ब्लड क्लॉट होके उस जगह पर ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए, बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त का जमाव क्रिया में मदद करना, यानी कि ब्लड क्लॉट करना, रुधिर का थक्का जमाना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, ठीक है, जो रक्त प्रवाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन लेती है। तो क्या होता है, अगर आपके हाथ में, ठीक है, इस तरह से चोट लग जाती है, इस तरह से छोटा सा जो एक कट जाता है भाग, तो क्या होता है कि जब रक्त यहां से, देखिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत पतली पतली वेसल्स भी हैं, बहुत बारीक। देखिए, एक तो बिल्कुल इस तरह की होती है, आप अपने हाथ में ऐसे देखेंगे, सभी इस तरह से देखेंगे अपने हाथ में, तो आपको ब्लू कलर की हमारी जो नसें हैं वो दिखाई देंगी। ठीक है, ये तो बड़ी है, लेकिन जब आपको चोट लगती है तो आप देखते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा पतली पतली वेन्स, बहुत ही ज्यादा, जिनका पूरा जाल होता है शरीर में, इस तरह से बनी होती है। तो चोट लगने से जितनी भी यहाँ से 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 जितनी भी ये वेन्स सब ये कटी हुई है, सबसे क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, खून निकलने लगता है। और इस समय पर जो ब्लड होता है उसके प्लाज्मा में एक इस तरह की प्रोटीन होती है जो कि इन कटी फटी दीवारों को इस तरह से धीरे धीरे मकड़ी का जाला इन पर बनाने लगती है। हल्का सा इस तरह से जाल बन जाता है, और उस जाल पर ये प्लेटलेट्स आकर चिपक जाती है। जो येलो कलर का आपने देखा होगा, वो इस तरह से जाल पर चिपक जाती है, और एक तरह से ये जाला बुन देती हैं, और इस दीवार पर इस चोट, इसमें आई हुई जो दरार होती है वो क्या हो जाती है, भर जाती है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर चिपक जाते हैं, और इस तरह से दीवार भर जाती है, और उसके ऊपर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। यानी कि ये ऊपर की जो परत है वो क्लॉटिंग हो गई ब्लड की, वो जम गया यहाँ पर, और अंदर से जो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दीवार में आई हुई दरार भर जाती है और रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो ये तो छोटी सी चोट के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर अनिल कहता है कि दीदी, लेकिन घाव अगर गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो वो उसके लिए वो कहती है कि अगर अब अनिल के दिमाग में फिर से प्रश्न आ रहा है कि वो कहता है अगर घाव गहरा होगा तो क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि घाव अगर गहरा होता है तो उसके लिए फिर अलग प्रोसेस होती है।
जो आप सभी को पता है कि सीधे हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और इस अगर ज्यादा ही गहरा है, ज्यादा बड़ी चोट है, तो उसके लिए टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। यानी कि जिस तरह से मैंने आपको छोटी सी चोट के लिए यहाँ पे बताया कि अक्सर जो आपके हाथ में लग जाती है इस तरह का कट लग जाता है, लेकिन अगर कहीं पे गहरी चोट लग जाती है तो उसके लिए आपको स्टिचेस लगवाने पड़ते हैं, टांके लगवाने पड़ते हैं, जो प्रॉपर डॉक्टर इस तरह से सिलकर आपस में, यानी कि इधर का मांस और इधर का मांस उसको आपस में जोड़कर चिपका कर, क्योंकि वो फिर इतनी पास पास नहीं होती। अगर इस तरह से चोट बहुत ज्यादा चोट, बड़ी गहरी चोट लग जाती है तो जो ये वेन्स होती हैं ये आपस में जाला नहीं बुन पाती, प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर नहीं चिपक पाती, इसलिए ये घाव खुला रह जाता है। इसके लिए डॉक्टर को इस तरह से इन दोनों कॉर्नर्स को चिपकाना होता है और फिर स्टिचेस से सिलना पड़ता है। किंतु अब यहाँ पर दीदी एक और बात कहती है कि अगर, क्योंकि इतनी बड़ी चोट है तो ब्लड भी ज्यादा निकलेगा, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर ब्लड ज्यादा निकल रहा है, कई बार ब्लड बहुत ज्यादा निकलता है तो व्यक्ति बेहोश होने लगता है, और बहुत ज्यादा निकल जाता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा, जहां पे चोट लगी है उसको कवर कर देना है, एक साफ कपड़े से कस कर बांध देना है ताकि ब्लड बाहर ना निकल पाए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और जो उस व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। और ये अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए, कई बार होता है कि ब्लड बहुत ज्यादा बह जाता है, इंसान जो है बेहोश हो जाता है, तो उस समय पर एक और इसका हम अल्टरनेटिव ले सकते हैं कि उस व्यक्ति को रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए, ये जो रक्त चढ़ाने की बात आई, यहां से एक नया टॉपिक आपका इसी पाठ में शुरू होता है, वो है ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अब रक्त चढ़ाने की बात यहाँ पर आई तो क्योंकि जो हर एक इंसान होता है, हर एक मनुष्य होता है, वो उसके जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको संसार में बहुत कम एक शकल वाले लोग मिलेंगे। सबकी जो फेसेस होते हैं, यहाँ तक कि माता पिता के जो बच्चे होते हैं या फैमिली में भी बहुत सिमिलर, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अपने पिता के जैसा है या बिल्कुल अपनी माता के जैसा, थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी सबके फेस अलग होते हैं, सबकी एक तरह से जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जीन्स के कारण, और इसीलिए सबके जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देखिए, फैमिली मेंबर्स में हो सकता है कि एक जैसा हो, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं उनमें सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। तो जहां पर एक बात आती है कि रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, तो अब यहाँ पर अनिल ने कहा कि क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हमारा यहाँ पर डिस्कशन होगा कि ये ब्लड ग्रुप्स होते क्या है, कि क्या हम किसी और व्यक्ति का ब्लड किसी और को चढ़ा सकते हैं और कैसे चढ़ा सकते हैं, कैसे हम मैच करेंगे, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक भी लगा होगा। तो घर पर आज जितना भी पढ़ा है इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लें, चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।